नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहन के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज अपन बात कर लेते हैं किस विषय पे। जियो पॉलिटिक्स में क्या घट रहा है या डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो भी एक जो मर्यादा होती है लीडरशिप की, वो सभी त्याग चुके हैं। अभी वो फुल फ्लैश पावर में आई एम बापू वाली फीलिंग लेके चल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने भारत की 4 जो शिपिंग कंपनियां हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध किस विषय को लेकर लगाया है? उनका कहना ऐसा है कि भाई आपकी जो कंपनियां हैं ये ईरान के तेल से रिलेटेड काम कर रही थी, इसलिए हम इनको प्रतिबंधित करते हैं। ऐसा वो एक बार नहीं, पहले भी 1-2 बार कर चुके हैं। जनरली क्या है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं और भारत का हालांकि चारबाहा बंदर कहा जो वहाँ पे पोर्ट है उसके माध्यम से ईरान का भारत का लेन देन चलता है। बट चूंकि ईरान अपना तेल किसी और व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को नहीं बेच सकता, तो इन कंपनियों के ऊपर जो आरोप लगा है वो ये है कि आप इनका ईरान का तेल थर्ड पर्सन को बेच रहे हैं कुछ चंद रुपयों के लिए, इसलिए इनको सैंक्शन कर दिया गया है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप एक गोल्डन कार्ड लेके आ रहे हैं। अब ये गोल्डन कार्ड कौन सी समस्या ने जन्म ले लिया? गोल्डन कार्ड जनरली क्या है, पहले एक साथियों आपको EB-5 वीज़ा करके समझाता हूँ मैं। EB-5 वीज़ा एक अमेरिका में पॉलिसी चलती है, उसके तहत अगर EB-5 वीज़ा को इन्वेस्टर वीज़ा भी कहा जाता है। मतलब अगर आप अमेरिका के अंदर किसी कंपनी में या किसी भी निवेश के रूप में अगर आप 6 करोड़ 70 लाख, मोटा मोटा आप 7 करोड़ रुपए मान लो, अगर आप अमेरिका में 7 करोड़ रुपए निवेश करते हो तो ये अमेरिका आपको ग्रीन कार्ड दे देती है। मतलब जैसा अपने भारत के अंदर आधार कार्ड मिलता है ना, आधार कार्ड और पासपोर्ट, मतलब फिर तो पूरी डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अमेरिका में पूरा जो जद्दोजहद रहती है ना वो ग्रीन कार्ड की रहती है। मतलब जितने भी डंकी रूट से जाते हैं या जो वर्क परमिट से जाते हैं या जो वहाँ पर रहते भी हैं, उनके लिए जो मेन पॉइंट होता है वो होता है ग्रीन कार्ड। अगर अमेरिका का ग्रीन कार्ड है आपके पास में तो फिर अमेरिका के आप नागरिक हो, ऐसा समझ लो। तो ये जो EB-5 वीज़ा है ना, EB-5 वीज़ा एक विशेष प्रावधान देता है कि अगर आप अमेरिका में जाकर 7 करोड़ रुपये निवेश करते हो तो आपको अमेरिका का एक तरह से ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और आप वहाँ के स्थायी निवासी हो जाओगे। अब अमेरिका ने इससे भी वो अलग लेवल का दिमाग लगाया है। उन्होंने एक इसके ऊपर का जो लेवल लाया है वो लाया है तुम्हारा गोल्ड कार्ड। अब गोल्ड कार्ड में इसकी जो सीमा है वो बढ़ा दी है। इसकी अगर बात करें साथियों तो ये साथियों 1990 से चल रहा है, 1990 से चल रहा है ये। उस समय से EB-5 वीज़ा करके अगर आप अमेरिका में 7 करोड़ रुपए निवेश करना चाहते हो तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अब एक इससे ऊपर की एक वीज़ा पॉलिसी लेके आई है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप सरकार। वो एक तरह से अपनी जो नागरिकता है बेचने निकले हैं, नागरिकता बेचने निकले हैं। उसके लिए उन्होंने अब कुल मिलाकर अगर उसको मैं रुपयों में कन्वर्ट करूँ तो 37 करोड़ रुपया होगा। अगर आप अमेरिका में 37 करोड़ रुपया निवेश करते हो तो आपको अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पष्ट ये हुआ साथियों कि आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी लीगल रूप से। अब ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक विशेष डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम रखा है डोजी डिपार्टमेंट। और डोजी डिपार्टमेंट के जो मुख्य अधिकारी बनाए हैं वो इलोन मस्क को बनाया है। और इलोन मस्क जो है ना वो कोई निर्वाचित व्यक्ति तो है नहीं, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उसको चुना है। और अमेरिका की जो न्यायपालिका है या अमेरिका के यहाँ जो है एक चीज़ हो रही है, जैसे भारत के अंदर क्या है ना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी जैसे सपोज करो बीजेपी की सरकार है और 4 साल में अगर सरकार के कुछ सांसद इधर हो जाएं कुछ इधर हो जाएं तो उसमें क्या है ना कि अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है मुख्य प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री अपना बहुमत सिद्ध करेगा, सिद्ध करने के बाद उसको अपनी फिर से मेजोरिटी बतानी पड़ेगी कि नहीं मैं मेजोरिटी में हूँ, सरकार चलाने की स्थिति में हूँ। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है साथियों। अमेरिका में 2 पायदान है, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है ना, ऐसे ही वहाँ पे सेनेट है, कांग्रेस और सेनेट। तो वहाँ पे अगर एक बार आप चुनाव में निर्वाचित हो गए ना तो आपको 4 साल तक कोई भी किसी भी तरीके से मतलब ना तो अपना बहुमत सिद्ध करना और ना ही आपको कोई ये समझ लो चैलेंज कर सकता है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करो। दूसरा, अमेरिका में आप 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हो और डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार की सरकार है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मेरा स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखी जाए। तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि नहीं वो तो सेकेंडरी बात है, पर अभी तो वो आई एम बापू वाली फीलिंग लेकर कर रहे हैं और आई एम बापू की वजह से दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। TTT
ट्रम्प टैरिफ और ट्रेड वार, जहाँ देखो वहाँ ट्रेड वार कर दे रहे हैं। अभी फ्रांस के जो एलोन मैक्रोन हैं उनको एक बयान दे रहे थे, बयान में वो बोल रहे थे कि ये फ्रांस जो है या यूरोपियन यूनियन जो है ये उनको बहुत मदद दे रहे हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको बोलते समय हाथ पकड़ लिया बीच सभी के सामने। आप अगर देखोगे ना तो आपको मिलेगी वो मतलब क्लिप मिलेगी, उन्होंने बोल दिया, बोले नहीं ये गलत बात है। माने ये परिस्थिति है। और वो उन्होंने क्या किया, ट्रम्प साहब ने मीठी सी मुस्कान दी। वो मुस्कान केवल ये थी कि उन्हें जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, पर चूंकि उन्होंने जैसे ही वो बोल रहे थे कि आपने जेलेंस्की को जो मदद दी है वो इसके रूप में दी है, तो उन्होंने हाल ही रोक लिया, बोले नहीं ऐसा नहीं, गलत बोल रहे आप। तो उन्होंने फिर उसके बाद में कुछ सफाई दी, लेकिन ऐसा केवल फ्रांस के राष्ट्रपति करें, बाकी नहीं। हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जब हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे तो भारत के बारे में भी बहुत सैंक्शन वगैरह के बारे में बोल रहे थे कि मैं तो उन कंट्री ब्रिक्स कंट्रियों पर सैंक्शन लगा दूंगा, ब्रिक्स कंट्रियों पर 200 टैरिफ लगा दूंगा, 100% का टैरिफ लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा। पर जनरली क्या है कि देखो ब्रिक्स में भारत भी है, ठीक है, जो वो रसिया के कारण है या वो भी चाहता है, लीडरशिप भारत नहीं चाहता है कि वो हो, क्योंकि अल्टीमेटली उसके अंदर अगर स्वामित्व रहेगा तो चाइना का रहेगा, भारत का उसमें कुछ % रहेगा, पूरा स्वामित्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए, और चाइना से भारत जनरली नुकसान में ही रहता है। अब आप सोचोगे यार ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या मतलब ऐसा। देखो साथियों, अगर आपको रियल में मैं बताऊँ ना तो हमारा रुपया 100 के आस पार पहुँच चुका है, पर चूंकि तो गवर्नमेंट ने उसको संभाल के रखा हुआ है। अगर चाइना का आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर एक बार नज़र डालोगे तो साथियों, हम जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं ना वो करते हैं $135 बिलियन का, और हम जो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जो हम अपना माल को चाइना को बेचते हैं, वो बेचते हैं मात्र $25 बिलियन का। अब जो हमारा टोटल अगर ट्रेड की समझे कि हम चाइना से कितने रुपए का ट्रेड करते हैं, लेना और देना दोनों तरफ से देख लिया जाए, साथियों $160 बिलियन का हम ट्रेड करते हैं चाइना के साथ में। और अगर हम बात करें फिजिकल मतलब ट्रेड डेफिसिट, कि हम ट्रेड डेफिसिट कितने रहते हैं, तो हम चाइना के साथ, चाहे उसमें हांगकांग भी इंक्लूड है, हांगकांग इंक्लूड चाइना, दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूँ। और ये मैं जो आपको डाटा बता रहा हूँ ये डाटा वेरीफाइड डाटा है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो मतलब $160 बिलियन का हम व्यापार करते हैं चाइना के साथ में, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों इंक्लूड है। और चाइना से जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, मतलब जो हम अपना माल चाइना को बेचते हैं, वो करते हैं मात्र $25 बिलियन का। और जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मतलब जो हम चाइना से खरीदते हैं, साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा, $135 बिलियन। तो आप समझ रहे हो कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कोई 1-8 करोड़ का डेफिसिट नहीं है कि यार हमारा जो 1-8 करोड़ रुपए का डेफिसिट है चल जाएगा कुछ। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि यार मेक इन इंडिया करो, मेक इन इंडिया करो। जो भारत के जो छोटे उद्योग हैं, मतलब MSME बिजनेस है, उन्हें भारत सरकार बढ़ावा दे रही है। क्यों दे रही है? उसके पीछे का कारण साथियों ये है जो मैंने बताया। और ये जो चाइना को पैसा जाता है ना साथियों, डॉलर के फॉर्म में जाता है। और अभी आप देख रहे होंगे इसमें जो अधिकतर जो अगर हम बात करें जनरली सबसे ज़्यादा किस चीज़ की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट सामान, मोबाइल, LED है ना, इस तरह का जो छोटी छोटी चिप वगैरह लगती हैं, ऐसे प्रोडक्ट हम चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इन्हीं का अगर ऑल ओवर निकाला जाए तो 44%, मतलब 50% मान लो मोटा मोटी आप। अगर आप 135 करोड़ रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना चाइना से, तो वो 70 करोड़ रुपये का तो यही खरीद रहे हो। आपने देखा होगा अपने हाथ में रियलमी का, रेडमी का, MI का, ये सब क्या है? ये सब चाइना से बनी हुई तो मोबाइल है, या तुम्हारा जितनी भी। अब भारत की, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भारत कुछ इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, पर जनरली जो रुपया कमज़ोर हो रहा है साथियों, रुपया कमज़ोर होने के पीछे यही तार्क है कि हम जो इंपोर्ट तो ज़्यादा कर ले रहे हैं और एक्सपोर्ट कर नहीं रहे। एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी वो है ही नहीं, कंडीशन ही नहीं है। उसी कारण हमारे रुपये की मांग कम है और डॉलर की मांग ज़्यादा है। डॉलर की मांग ज़्यादा है तो इसलिए डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। ठीक है, चलो वो थोड़ा सा आउट द वे जाएंगे। अब 4 शिपिंग कंपनियों पर लगा दिया, और जो है चाइना का मैंने आपसे बताया ही कि हम व्यापार डेफिसिट में रहते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि यार
उम्मीद नहीं है या कम नहीं है, करने का प्रयास बहुत तो कर रहे हैं तो भी, लेकिन उसके बाद में भी हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, आपने देखो छोटे छोटे प्रोडक्ट भी, आप उसकी एक बार लिस्ट सर्च करना जैसे फ्री रहोगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी इसलिए मैं नहीं बता सकता। मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं जिन प्रोडक्टों को हम चाहें तो कोई MSME छोटा उद्योग है उन पे बिजनेस करके हम कर सकते हैं। और इस पे जो समस्या खड़ी कर दी है ना, एक तो समस्या ट्रंप ने करी रखी है, ले टैरिफ दे टैरिफ, ये टैरिफ वो टैरिफ। दूसरी समस्या खड़ी कर दी है किसने? कनाडा ने। अब कनाडा 2025 में जो वीज़ा है ना उनके अंदर बदलाव करने जा रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उसके भी कान में किसी ने फूका है, कि तुम भी ऐसा कर दो। उन जो वीज़े में अपने बदलाव करने जा रहा है ना, उसमें क्या होगा कि पहले जो कोई वर्क परमिट पे वहाँ रह रहा है या कोई स्टूडेंट वीज़ा पे रह रहा है, तो अब जिसमें बदलाव हो जाएगा ना, जैसे हमारे यहाँ कोई बिल आता है, वो बिल कब कानून बन जाता है? जब राष्ट्रपति की मंजूरी हो जाती है। तो अभी वो जो लेके आए हैं उसमें ऐसा है कि जैसे आपका बच्चा 3 साल तक कनाडा में पढ़ने के लिए गया, तो 3 साल के एक्स्ट्रा नहीं रह सकता, वो ज़्यादा का रहेगा तो उसके जो परमिट है वो रद्द कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। वही पोर्ट वाली कंडीशन कि आपको पोर्ट कर दो। और जनरली जो यहाँ रह रहे हैं उन पे भी वो अधिकार दे देगा उनको कि पर कितने दिन प्रवास करने का क्या है, कंडीशन है ये। तो जनरली ये सब जो चल रहा है, ये उथल पुथल जो चल रही है, ये सारी देन है तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप की। अब अगर बात करें, अगर आंकड़ों की माने साथियों, तो आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं। आंकड़े क्या बताते हैं कि 4,20,000, कितने? 4,20,000 जो छात्र हैं वो कनाडा में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति कनाडा में जाता है, भाई जाहिर सी बात है फीस तो कनाडा की यूनिवर्सिटी को देता है, और जब वो कनाडा में जाएगा पढ़ेगा तो कनाडियन खाना खाएगा, वहाँ पे डॉलर के फॉर्म में खर्च करता है, तो जाहिर सी बात है वो GDP में उनकी इंक्लूड होता है। यहाँ से तो छात्र जा रहा है पैसे के रूप में, और यहाँ से रुपया देकर डॉलर लेता है तो उसे वहाँ डॉलर देता है, तो कंडीशन थोड़ा सा नाजुक है। नाजुक इस वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी इस बात को समझ नहीं रहे। और देखो, आज अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है एक तरह से समाप्ति की ओर है। क्यों है समाप्ति की ओर? क्योंकि ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ जैसा अब हो गया है। इतिहास में कभी भी जो 2 सुपर पावर देश हुआ करते थे वो एक दूसरे के अपोजिट हुआ करते थे। अच्छा है, आप जो नाटो सिक्योरिटी काउंसिल बैठक है उसमें देख लो, अगर किसी को अमेरिका ने सपोर्ट किया है तो उसको आप ये देखना रूस ने ना उस वीटो कर दिया, उस पर बोले नहीं ये तो गलत हो रहा है। और अगर किसी को रूस ने सपोर्ट किया है कि नहीं नहीं ये, तो उस पर अमेरिका ने वीटो कर दिया, बोले नहीं ये सही। एक्चुअल में क्या है कि जो 15 देश है ना, 15 देशों में 5 है प्रमुख, जो सभी पंचों के 5 पंच बाबा हैं, जिसमें तुम्हारा अमेरिका, रूस, चाइना और फ्रांस और एक शायद इटली है। ये प्रमुख दादा हैं। अगर इसमें क्या है कि किसी देश पर अगर एक्चुअल में आपने हमला करने के लिए बोल दिया, और इन 5 देशों का सहमत होना ज़रूरी है। अगर इन 5 के देशों के में से किसी एक ने भी वीटो कर दिया, बोले नहीं इस बात से सहमत नहीं हो, तो वो नहीं होगा फिर। अब आज ऐसा पहली बार हुआ है कि यूक्रेन की वाट लगवाई अमेरिका ने, और अब खड़े होकर रसिया की तरफ सपोर्ट कर दिया कि नहीं नहीं, अगर रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है तो रूस इसमें पूर्ण तरह से निर्दोष है, रूस का कोई हाथ नहीं है। जनरली हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अभी जो जियोपॉलिटिक्स में घट रहा है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर अमेरिका आपको देखने में लग रहा होगा कि एक देश ने मना कर दिया तो क्या होता, नहीं ऐसा नहीं है। अमेरिका के पिछलग्गू देश जो अमेरिका के, ये समझ लो कि जैसा अमेरिका ने बोल दिया वैसे ही होगा। अमेरिका की आज भी वीज़ा पॉलिसी को 20-25 देश फॉलो करते हैं। अगर अमेरिका ने किसी का वीज़ा कैंसिल कर दिया कि ये लोग अमेरिका में नहीं आ सकते, तो आप ये मान लो कि वो लोग उन 25 देशों में भी नहीं जा सकते जिस वीज़ा पॉलिसी को वे देश फॉलो करते हैं। ऐसा रहता है। आपको सोचो कि यार अगर अमेरिका ने मना कर दिया तो क्या होता है। उससे ये होता है कि अभी इजराइल जैसा देश, एक तरफ तो ईरान को इसलिए वो सैंक्शन लगा रखे हैं कि ये इजराइल जो ईरान जो है ना, ये रूस की सपोर्ट करता है। और तुम क्या कर रहे हो भाई तुमने भी तो जर्नली रूसी का सपोर्ट किया है ना। आज यूक्रेन किसकी वजह से लूटा पीटा है? तुम तो पहले जिस समय युद्ध हुआ था उसी समय बोल देते कि अमेरिका का इस युद्ध से कोई लेना देना है नहीं, वो अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध हो, अमेरिका पीस के पक्ष में है, अमेरिका शांति के पक्ष में है। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने बोला बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब छोटा कोई चुनाव को थोड़ी प्रधानी का इलेक्शन है कि तुम संघर्ष करो, थोड़ा सा
आपने बुल्दाना बांट दिया, काम हो गया। वहाँ तो असले, बारूद, गोला, लॉन्ग रेंज मिसाइल छोड़ने की परमिशन किसने दी भाई? अमेरिका ने ही तो दी कि हाँ आप लंबी रेंज की मिसाइल मार सकते हो। आप तो बोल देते कि हम आपको किसी भी कीमत पर नाटो में शामिल नहीं करेंगे, तो वो अगला आदमी लड़ता ही नहीं। अब वो उसकी लड़ाई भी किसी बात की है। जेलेंस्की ने तो बोल दिया ना कि यार मैं तो छोड़ दे रहा हूँ, बस आप एक काम करो कि जो बार बार हम पे हमला कर देता है, पहले कर देता था, पहले आपने इसको G8 से बाहर कर दिया था, इसने फिर हमला कर दिया, तो इसे बार बार हमला ना करे, इसलिए मैं नाटो में शामिल कर लूँ। और रूस अलग ही अपनी ताल में लेके चल रहा है, बोला नहीं मैं तो इससे फिर से एक USSR बनाऊंगा जैसे पहले हुआ करता था, जैसे पहले सोवियत संघ हुआ करता था, मैं तो फिर से ऐसे ही बनाऊंगा। पोलैंड, हंगरी, जनरली जो पोलैंड और हंगरी हैं ये तो नाटो के सदस्य हैं, पर नाटो की एक शर्त है कि आपको जब तक हम अपने सदस्य में नहीं बनाएंगे जब तक आपके यहाँ युद्ध चल रहा है। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, आप नाटो की सदस्यता में जा रहे हैं तो समझ लो आपके उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पहले से कलेश चल रहा है, लड़ाई चल रही, झगड़ा चल रहा है, आप बोलो मुझे नाटो में शामिल कर लो, तो जनरली आप उन नाटो के ऊपर बर्डन हो रहे हो। बर्डन क्यों हो रहे हो? क्योंकि अगर आपने नाटो की सदस्यता ले ली तो उस कंडीशन में अगर वो देश आपके ऊपर हमला करता है तो नाटो के ऊपर हमला मान लिया जाएगा। एक्चुअल में साथियों नाटो क्या है पहले ये समझ लो। नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक उद्देश्य क्या था? जब सोवियत संघ हुआ करता था, USSR, और एक अमेरिका वाला जो बेड़ा हुआ करता था, इन दोनों के अंदर एक युद्ध था। युद्ध किसका था? एक वामपंथी और एक कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। इन दोनों के अंदर जो मेन लड़ाई थी, पावर की लड़ाई थी। USSR बोलता था मैं पावरफुल, अमेरिका बोलता था मैं पावरफुल। आज तीसरा बेड़ा खड़ा हो रहा है चाइना पर, चूंकि उसका मुद्दा अलग है, वो बात में करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। तो ये क्या था, अमेरिका ने इन सभी देशों को मिला करके एक संगठन बनाया कि अगर हम सभी देशों में से जो नॉर्थ के अंदर देश आते हैं ना, उन देशों में से किसी एक देश के ऊपर कोई हमला करता है तो वो 30 के 30 देश उस पर मिलकर हमला करेंगे। मतलब एक देश के ऊपर हमला मतलब 30 देशों के ऊपर हमला मान लिया जाएगा। पहले ये 30 नहीं थे, पहले 12 हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। अब US का कहना, अमेरिका के हिसाब से तो ये है, लेकिन रूस का कहना ये है कि भाई आपने जिस उद्देश्य से नाटो को बनाया था वो उद्देश्य तो आपका पूर्ण हो गया, लेकिन आप उसको फिर से नाटो को क्यों बड़ा कर रहे हो? चलो है भी तो उतना ही रखो। आप मेरे जैसे निकले हुए जो देश हैं वो आप इस नाटो में शामिल कर ले रहे हो। या अगर यूक्रेन से रूस की विवाद है तो इसी चीज़ का तो कि भाई तू नाटो में शामिल मत हो, मैं तेरे पर हमला नहीं करूँगा। लेकिन वो नाटो में शामिल होने की जिद कर रहा है। जनरली अगर वो नाटो में शामिल हो जाता है तो जो यूक्रेन की सीमाएं हैं वहाँ पर नाटो की सेनाएं बैठ जाएंगी आकर के, चाहे निगरानी के रूप में, चाहे कुछ भी। यूक्रेन के अंदर जो एयरबेस हैं या जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है सबको नाटो से शेयर करना पड़ेगा और नाटो की संरक्षण में रहेगा। मतलब क्योंकि उसके ऊपर हमला मतलब नाटो के ऊपर हमला, और नाटो के ऊपर हमला मतलब 30 देशों के ऊपर हमला, 30 देशों के ऊपर हमला मतलब सारे देश मिल के मारेंगे। और इसमें बहुत सभी देश लगभग परमाणु संपन्न देश है, और इसमें सबका जो बापू है वो है अमेरिका। तो कुल मिलाकर कलेश तो इसी बात का है। तो आज जो आई एम बापू वाली फीलिंग लेके चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका देखते हैं कब तक चलेगा। हालांकि ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसी जितनी भी राजनीति करते हैं आदमी, उसका जब भी आप इस बात को देखा होगा, दो धारी जो तलवार होती है ना, दो धारी तलवार जब तक एक तरफ चल रही है जब तक ठीक है, लेकिन जिस समय वो दोबारा चलनी चालू होती है ना, तो वो आपके हाथ आपके पैर भी काट सकती है। क्योंकि आप तलवार चला रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि वो पीछे से गर्दन भी काट देगी आगे। तो इसीलिए इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा। अमेरिका चाहता ये है कि भाई जो गोल्डन वीज़ा लाया है कि भाई 7 करोड़ रुपए दे के भी तो अमेरिका की नागरिकता ही ले रहे हैं, तो इसको बढ़ा करके 7 पंजे 35 मतलब 5 गुना इसको बढ़ा दिया जाए, जिसके अंदर क्षमता होगी 40 करोड़ रुपए से 37 बोल रहे हैं। चूँकि रुपये की वैल्यू कम हो रही है, डॉलर की मजबूत हो रही है, तो समझ लो मोटा मोटी 40 करोड़ रुपये। जिसके पास 40 करोड़ रुपए होंगे वो अमेरिका की नागरिकता ले लेगा, अमेरिका की नागरिकता दे देंगे। उससे इनका जो माइंड है वो बिलियन डॉलर्स कमा के, और जो इनके पास में जो लोन है उस लोन को रीपे कर देंगे। और जनरली जो अभी आप देख रहे होंगे गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है। गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है साथियों कि जो और देश है ना वे अपनी जो डॉलर के अंदर स्वामित्व है ना उसे घटाते जा रहे हैं। क्योंकि कब वन फाइन डे अमेरिका क्या डिसीजन ले लेगा इसका कोई तय नहीं है। तो जो बड़ी बड़ी कंट्री है ना, जैसे चाइना हो गई, वो खुद गोल्ड खरीद रही हैं।
और डॉलर को मार्केट से हल्का कर दी। हल्का मतलब जैसे अगर उनके पास में फॉरेन रिजर्व के रूप में 1000 करोड़ रुपये रखे हैं, ऐसा मान लो, 1000 रुपये में नहीं रहते हुए बिलियन डॉलर में रहते। अगर उनके पास में 1000 बिलियन डॉलर रखे हैं, जिसमें कि 800 बिलियन डॉलर उनका डॉलर रखा है, 200 बिलियन डॉलर गोल्ड रखा है, तो जनरली अगर ऐसा बोल देता है ट्रंप कि भाई मैं इस देश से कोई भी डॉलर में ट्रेड नहीं करूँगा, तो भाई उस देश के माध्यम से डॉलर आएगा नहीं, निकलेगा नहीं, क्योंकि दूसरा आदमी नहीं लेगा। अब समस्या यही हो जाएगी। लेकिन गोल्ड जो है ना, वो गोल्ड ऑल ओवर विश्व में सब लेते हैं। गोल्ड से किसी का कोई स्वामित्व नहीं है कि भाई डॉलर है या पौंड है या चाइना का युआंग है या तुम्हारा भारत का रुपया है, या ऐसा कुछ भी डॉलर रुपये को लेके है, लेकिन डॉलर या गोल्ड में इसका कोई कंपेरिजन नहीं है। अब समझते हैं कि डॉलर इतना मजबूत क्यों है। देखो साथियों, कि जो अमेरिका जो करेंसी जारी करता है ना, उसका 80%, अभी शायद वो कम हो गया है, 80% वो गोल्ड अपने पास रखता है, तब जाकर वो करेंसी जारी करता है। इसीलिए डॉलर इतना मजबूत है और गोल्ड इतना मतलब रुपया इतना कमज़ोर है। इस अब मांग जैसी जैसे बढ़ती है हमारे, जो अभी मैंने चाइना के साथ आपको एक व्यंग बताया कि हम चाइना से 135 करोड़ रुपये का, 135 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं, मतलब खरीदते हैं माल, और 25 करोड़ का बेचते हैं, तो मतलब डिफरेंस कितना का हुआ, 110 बिलियन डॉलर का। 110 बिलियन डॉलर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट हुआ। अब वो ट्रेड डेफिसिट का मतलब हमें उतने डॉलर उसको देने हैं, तो हमारे फॉरेन रिजर्व से तो चले जाएंगे ना वो पैसा। हमारे फॉरेन रिजर्व से चला जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे फॉरेन रिजर्व में कट जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी तक तो कंडीशन ऐसी लग रही है कि ट्रंप साहब आई एम सुपरमैन वाली फीलिंग यूज़ कर रहे हैं, पर देखते हैं कब तक कर पाएंगे। ज़्यादा दिन ऐसा चलता नहीं है। जनरली देश की इकोनॉमी चलानी होती, ऐसा नहीं है कि कोई आप पानी की दुकान चला रहे हो कि चलो ठीक है आज मैं अपना सामान 12 रुपये में बेचूँगा, 15 में बेचूँगा। अपने नागरिकों के ऊपर ही महंगाई का बर्डन डाल रहे हैं, और वो बर्डन ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अगर ये कंडीशन रही तो बहुत दिन नहीं रह गए हैं, महीना बहुत बोल दिया मैंने, महीना 2 महीने में वो खुद ही अपने आप ही पे आकर के सैंक्शन वगैरह जो लगाए उन्हें कुछ रियायत दे देंगे, क्योंकि यार जनरली वे भी तो सामान खरीदते हैं ना किसी देश से। तो ऐसा सब चलता रहता है, इसलिए घबराने की वो बात है नहीं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।